नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का दूसरा क्लास है और इसमें हम आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आते हैं, जो आपके यूपी पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो पहला पूछा गया है कि भारत में कालबेलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या असम में? तो कालबेलिया नृत्य जो है वह राजस्थान राज्य में किया जाता है और यहाँ पर सही आंसर होता है आपका राजस्थान। अब यहाँ पे कालबेलिया के बारे में जानते हैं कि साल 2010 में यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त संस्कृति विरासत का दर्जा दिया गया था कालबेलिया नृत्य को। इसके अलावा राजस्थान राज्य में, ठीक है, कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो राजस्थान में जो है घूमर है, तेरह ताली है, गेर है, पनिहारी है, चेरी है और भवई है। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य का प्रमुख जो नृत्य है बिहू है। तमिलनाडु राज्य की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु राज्य का जो प्रमुख नृत्य आता है वह है कुंभी है और कावड़ी है। और हिमाचल प्रदेश राज्य की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर है डागी और नौटी। डॉगी और नॉटी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है? लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बुद्धादित्य मुखर्जी या वंदे हसन? तो यहाँ पर भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले संगीतकार हैं वह एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। और इन्हें भारत रत्न दिया कब गया था? तो इन्हें जो भारत रत्न दिया गया था, इन्हें दिया गया था साल 1998 में। साल 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। यह किस संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इनका राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु इनका राज्य था। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भारत के यह संगीतकार हैं जिनके द्वारा साल 1966 में संयुक्त राष्ट्र में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में संगीत का प्रदर्शन भी किया गया था। और साल 1974 में इन्हें रैमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और रैमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले संगीतकार थे। और आपने पता है कि रैमन मैगसेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध सितार वादक नहीं है? तो अजमत अली खां, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज या पंडित रविशंकर? तो यहाँ पर बात करते हैं निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, पंडित रविशंकर। ये सभी के सभी लोग जो हैं वह सितार से संबंधित हैं। और अजमत अली खां का संबंध किससे? सरोद से है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही आंसर होता है कि अजमत अली खां जो है वह सितार से संबंधित नहीं है। बात करते हैं पंडित रविशंकर की। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर को साल 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? चाप चारकूट, सागा दावा, नोक्रेक उत्सव या बांग्ला उत्सव? तो यहाँ पर मिजोरम का जो इनमें से दिए गए ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रमुख त्योहार है वह चाप चारकूट है। तो सही आंसर होता है ए। सागा दावा की अगर बात किया जाए तो सागा दावा जो है यह सिक्किम का प्रमुख त्योहार है, सिक्किम राज्य का। और नोग क्रेन उत्सव और बांग्ला उत्सव जो है यह मेघालय राज्य का प्रमुख त्योहार है। अब यहाँ पे मिजोरम राज्य के कुछ अन्य उत्सव की बात किया जाए तो यहाँ पे मिजोरम राज्य के कुछ अन्य जो त्योहार हैं वो है मीमकूट, अगला जो है थाल फवांगकुट, पालकुट है और एथुरियम उत्सव है। तो ये सारे के सारे जो हैं, इसके अलावा मणिपुर के जो मिजोरम के प्रमुख त्योहार हैं जो वहाँ पे मनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे मिजोरम के इसके अलावा प्रमुख त्योहार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, तीरंदाजी से है, बैडमिंटन से या स्क्वैश से है? तो उन्नति हुड्डा की अगर बात किया जाए तो उन्नति हुड्डा का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। और यह चर्चे में क्यों आई थी? तो इनके चर्चे में आने का कारण था कि बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट साल 2022 की यह विजेता रही, जिसके कारण यह चर्चे में रही। उन्नति हुड्डा का राज्य कौन सा है? तो उन्नति हुड्डा जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की, झुम्पा लाहिड़ी की, अरुंधति राय की या किरण देसाई की? तो अब यहाँ पे यह पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक को साल 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था और इसे बुकर पुरस्कार मिला, जिसके कारण यह चर्चे में आया। कब? साल 2006 में। तो इसीलिए यह पुस्तक काफ़ी फेमस है। तो यह पुस्तक किसकी है? किरण देसाई की है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अरुंधति राय की कुछ पुस्तकें हैं जो काफ़ी चर्चे में रहती हैं, जैसे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ थिंग्स, ये अरुंधति राय की है। झुम्पा लाहिड़ी की बात करें तो झुम्पा लाहिड़ी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो द नेमसेक है। और चेतन भगत की अगर बात करें तो चेतन भगत की कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो है 400 डेज। इसके अलावा 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, मिस्टेक इन माई लाइफ, ये चेतन भगत की पुस्तक है। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की? अब यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने करी थी? तो मोहनजोदड़ो के स्थल की जो खोज करी गई थी रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था साल 1922 में। 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्तमान समय में जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान में है। यहाँ से मिला क्या क्या था? तो यहाँ से मिला था विशाल अन्नागार, इसके अलावा कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी, जिसे हम लोग कांसे की नर्तकी कहते हैं। इसके अलावा ग्रेट बाथ मिला था, महान स्नानागार। ये सारे के सारे जो मिले थे वह मोहनजोदड़ो में मिले थे। अब यहाँ पे लेयर्ड और बोटा की अगर बात किया जाए तो लेयर्ड और बोटा ने जिस सभ्यता की खोज की थी यह मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज की थी, जिसके कारण इसको भी आप याद रखिएगा। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होता है आपका ए होता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित नहीं है? केवलादेव, बांदीपुर, भद्रा या दांदली? तो अब यहाँ पे जानते हैं कि जो आपका कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व नहीं है वह आपका केवलादेव। केवलादेव कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। तो राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो केवलादेव है, इसके अलावा रणथंभौर है, सरिस्का है और घाना है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो है कान्हा है, पेच है, सतपुड़ा है, पेच है, सतपुड़ा है। केरल की अगर बात किया जाए तो केरल में जो है वह पेरियार है। अब यहाँ बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ये जो है आपका बांदीपुर, भद्रा और दांदली, ये सारे के सारे कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका ए। अब थोड़ा सा अन्य फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और प्रत्येक वर्ष टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है वह 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो अब यहाँ पे जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे
मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य की को फाउंडे मतलब नींव रखी थी, और यह 322 से 298 बीसी तक शासनकाल में रहे। फिर इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार का शासनकाल कब से कब रहा, तो 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक बिंदुसार। फिर बिंदुसार का जो पुत्र आते हैं अशोक महान। अशोक महान। तो अशोक महान का शासनकाल कब से कब था, तो अशोक महान का जो शासनकाल था वह 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहता है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक, ये तीन महान शासक रहते हैं, इसके बाद मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन होना शुरू होता है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त जो था वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था वह 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। तो सही आंसर होता है आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब किया गया था, जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, या जनवरी 1947 में, या अगस्त 1947 में। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि संविधान सभा के बारे में। तो भारत में संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था, चुनाव जो हुआ था संविधान सभा का, वह हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था। और यहाँ पर संविधान सभा के अगर गठन की बात किया जाए तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी, पहली बैठक जो थी, ये सारी की सारी बैठकें कहाँ पे, नई दिल्ली में हुई थी। तो पहली बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर साल 1946 को। और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वह बुलाई गई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन आए, तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आए। और उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो उपाध्यक्ष जो बने थे वह बने थे आपके एससी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही साथ संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इसी समय जो है प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वह 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो हालांकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो सही आंसर होता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था, बीरबल, कल्लड़, अमीर खुसरो या कालिदास। तो अब यहाँ पे कई फैक्ट को जान लेते हैं कि सबसे पहले कि आपने बताया कि दिल्ली सल्तनत जो था उसमें 5 राजवंशों का शासन था। और दूसरा जो राजवंश था वह था खिलजी वंश। खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह था जलालुद्दीन खिलजी। और इसकी हत्या, ठीक है, इसकी हत्या 1296 में करके, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, उद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। तो इसका शासनकाल कब से का रहा, 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल रहा। और इसका जो दरबारी कवि कौन था, तो अमीर खुसरो इसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला कवि कौन था, तो अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो जो था तुगलक वंश में भी था। तो इसने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी थी। तो अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं, खुसरो की यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से आता है आपका तुगलकनामा। इसके अलावा जो आता है आपका हस्त विहिष्ट। इसके अलावा जो है वह नूर सिपीहर है।
आशिक है। तो ये अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख रचना है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी, अच्छा यहाँ पे ये भी है कि 7 सुल्तानों का शासनकाल इसने देखा तो था, लेकिन दरबारी कवि का दर्जा किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अमीर खुसरो को दरबारी कवि का दर्जा भी दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को किस देश से भारत ने अपनाया है? तो यहाँ पे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों को भारत ने फ्रांस से अपनाया है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में जानते हैं। जापान है, अमेरिका है, रूस है। तो रूस के जो है कि रूस से क्या क्या लिया गया है? तो रूस से जो लिया गया है वह मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। साथ ही साथ अमेरिका से, तो अमेरिका से कई सारी प्रणालियां ली गई हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार जो लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वह है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संयुक्त बैठक जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आयरलैंड, आयरलैंड, तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और साथ ही साथ राज्यसभा में 12 व्यक्तियों के नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.बी. आयंगर, वेनेगल नरसिंह राव, सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद। तो जैसा मैंने बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आए थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वह वेनेगल नरसिंह राव थे, और संविधान सभा के सचिव जो थे वह थे एच.बी.आर. आयंगर। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कृष्णा पर, कावेरी पे, वैगई पे या पेरियार पे? तो यहाँ पर जानते हैं कि मेट्टूर बांध जो है वह कावेरी नदी पर है। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। सही आंसर होता है बी। अन्य ऑप्शन की अगर बात करें तो कृष्णा पे जो स्थित है प्रमुख जो बांध है वह है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। और इसका विस्तार किन राज्यों में है? तो इसका विस्तार जो है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। वैगई जो है, वैगई पे वैगई बांध बनाया गया है। ठीक है, वैगई नदी पे वैगई बांध बनाया गया है, और इसका विस्तार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। पेरियार नदी पर पेरियार बांध बनाया गया है। ठीक है, पेरियार बांध जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है, और इसका विस्तार किन राज्यों में है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य में है। अब यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो ओडिशा, ओडिशा के संबलपुर में है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4800 मीटर इसकी लंबाई है। भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह टिहरी बांध है। और इसे किस पे बनाया गया है? तो भागीरथी और भिलांगना पे, प्लस भिलांगना नदी पर। और यह किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और सबसे ऊंचा अगर गुरुत्वीय बांध की बात कर दे तो सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है वह भाखड़ा नांगल बांध है। और यह किस नदी पे? सतलज पे बनाया गया है। और किस राज्य में? पंजाब में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो जो कोलेरू झील है वह जो स्थित है वह जो है आपके ऑप्शन है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अन्य राज्यों के बारे में जाने, तो जैसे पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील तमिलनाडु में है।
साथ ही साथ केरल की अगर बात करें तो केरल में जो प्रसिद्ध झील है वेम्बनाड है, वेम्बनाड झील है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। यह सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो आपने वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में सुना होगा। रामसर साइट हम लोग 2 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं। तो भारत का पहला रामसर साइट जो स्थल था वो किसको घोषित किया गया, तो चिल्का झील को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, तो साल 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील को घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील है। सबसे मीठे पानी की झील जो है बूलर झील है, और यह कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग है, इसके अलावा सिपकिला है, बारालाचला है। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सिक्किम राज्य में जो है वह है आपका नाथुला जेलेपला, लेपला दर्रा सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वह काराकोरम है, बुर्जिल है, इसके अलावा पीर पंजाल है, बनिहाल है और जोजिला है। उत्तराखंड राज्य की अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, तो माना है, नीति है, लिपुलेख है। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य में दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, तो बोमडिला है, यांग्याप है और दीफू है। ये अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है कि माना दर्रा जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बजट, भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का ही उल्लेख है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। आपने पता है कि 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे अन्य आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो 108 है, ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और अध्यक्षता अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 110 की। तो आर्टिकल 110 में जो है वह धन विधेयक का वर्णन किया गया है। और ये भी पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक या अन्य विधेयक है, इसके बारे में निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। बात करते हैं आर्टिकल 117 की। तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है, विधेयक का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया था, पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, तो षणमुखम शेट्टी, षणमुखम शेट्टी के द्वारा। कब किया गया था, साल 1947 में। 28 जो है आपका 28 फरवरी, सॉरी, भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था आपका, वो प्रस्तुत किया गया था षणमुखम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और उसके बाद भारत जब गणतंत्र हुआ तो गणतंत्र भारत का पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया था 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन मथाई के द्वारा पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जो बजट है, ठीक है, पूरे भारत में पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पर साल 1860 में लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था, ठीक है, कैनिंग उस समय वायसराय था। और इसका जो इकोनॉमिकल सचिव था वो था वुडरो विल्सन, वुडरो
विल्सन। तो वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले भारत का बजट प्रस्तुत किया था। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि बजट प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है भारतीय बजट को प्रस्तुत करने वाली पहली महिला हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या आईसीआई। तो यहाँ पे बात करते हैं कि बैंकों का बैंक जो है वह आरबीआई को कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम जो एक्ट था 1934 के द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी 1935 में स्थापना की गई थी। और डेट क्या था? 1 अप्रैल। तो अगर आपसे अधिनियम पूछे तो 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम था आसवार्न स्मिथ। स्मिथ इसके गवर्नर थे। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है साल 1949 में। और शुरुआती दौर में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो शुरुआती दौर में इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। लेकिन वर्तमान समय में अब इसका हेडक्वार्टर, मतलब कि 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर 1937 से मुंबई में है। शुरुआती दौर में इसके पास पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ की इसकी कुल पूंजी हुआ करती थी। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। आज का अंतिम जो क्वेश्चन वो है कि यूपीआई की स्थापना कब की गई थी? और 2016 में, 2014 में, 2010 में या 2008 में। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि यूपीआई की स्थापना जो की गई थी अगस्त 2016 में की गई थी। अगस्त 2016 में यूपीआई की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर जानते हैं कि यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। कई बार पूछा जाता है यूपीआई, तो यूपीआई का पूरा नाम आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई की स्थापना की गई थी। और एनपीसीआई का पूरा नाम आता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई का पूरा नाम आता है। तो एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई की स्थापना की गई थी अगस्त 2016 में। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि एनपीसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो एनपीसीआई की स्थापना की गई थी साल 2013 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है। तो दोस्तों ये था आपका स्टैटिक्स जीके जीएस का दूसरा क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।